आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी मार्केटिंग की सेकेंड लास्ट क्लास है। कल जो है पूरा हमारा मार्केटिंग खत्म हो जाएगा और फिर हम सीआरएम स्टार्ट कर देंगे तुरंत ही, ठीक है। और सीआरएम के साथ साथ मैं सोच रही हूँ केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूँ। आप लोगों का क्या कहना है? अगर केमिस्ट्री स्टार्ट करने तो बता देना, बिकॉज बायोलॉजी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट पूरा खत्म ही हो चुका है। तो आप लोगों ने उसके अगर अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो उसके हम जो है 100 क्वेश्चंस वगैरह कुछ कर लेंगे एंड देन फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, या फिर वो क्वेश्चन के साथ साथ केमिस्ट्री स्टार्ट कर देना है, ऐसे कुछ होगा तो प्लीज मुझे बता देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल नॉलेज का ई बुक अगर आपने परचेस कर दिया बहुत बढ़िया बात है। प्लीज इसका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। अभी फिलहाल जुलाई मंथ में हमने सोचा है जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज। इकोनॉमिक्स तो देखो मैंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ा रखा है, फिर भी कुछ बैंकिंग रिलेटेड इकोनॉमिक्स होती है और जो कि कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं वो टैकल करना है। तो वो हमारी जो एक्स्ट्रा क्लासेस होगी या फिर आप कह सकते हो कि उसको पेड क्लासेस होगी, उसमें हम आपको बता देंगे। जुलाई मंथ से हम स्टार्ट कर रहे हैं पेड क्लासेस फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो सीईटी है, और एसएससी एंड डीएफसीसीएल। जो भी क्या होता है ना कि हम मैथमेटिक्स रीजनिंग बहुत बढ़िया कर लेते हैं बट जीके में हमारा हाथ उतना सही नहीं बैठता और फिर जीके ही हमारे मार्क्स चुरा के लेके जाता है जो हम मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में कमाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका जीके भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और सीईटी का क्या है पता है कि सीईटी में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो 3 साल तक आपका स्कोर कार्ड वैसा ही बना रहेगा। फिर आप चाहे तो फिर बैंकिंग का प्रिपरेशन कर सकते हो उसी के साथ साथ, क्योंकि मेंस तो अलग अलग होगा, है ना। तो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर सकते हो या फिर एसएससी का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आप पे। अगर आपने पहले ही अच्छा स्कोर कर लिया बात ही खत्म हो जाती है ना। और अच्छा स्कोर करना है तो आपको जीके स्ट्रांग करना पड़ेगा क्योंकि मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग सबका अच्छा होता है, जीके सबका अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हमने जो है जुलाई मंथ से मैं स्टार्ट कर दूंगी, मे बी प्रोबेबली 5 जुलाई से स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। 5 जुलाई और मे बी 1 जुलाई ऐसे कुछ होगा बट हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जो भी कोई इंटरेस्टेड है प्लीज़ हमें ईमेल कर देना। और बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी मुझे ईमेल करके बता दिया कि मैम प्लीज़ पेड कोर्स स्टार्ट कर देना, उनको चाहिए एकदम डिटेल से। बहुत सारे बच्चे फ्रेश है ना, अभी अभी ग्रेजुएट है, कोई कोई इंजीनियर्स है जो कि बिल्कुल हमको जीके का एज आइडिया नहीं होता है। इंजीनियर्स को हम कभी पढ़ते भी नहीं है बट हमें पढ़ना पड़ता है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो ये सब बच्चों के लिए है, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है प्लीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई बातें। तो देखो आज जो है हम मिसलेनियस टॉपिक पढ़ेंगे। मिसलेनियस टॉपिक मतलब जो भी बचा खुचा है वो सारा आज हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो जो पेस्टल एनालिसिस, अब पेस्टल एनालिसिस क्या है? ये एक ऐसा एनालिसिस है जब कोई भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है। कभी किसी अलग कंट्री में स्टार्ट करते हो बिजनेस या फिर अपने होम टाउन में या होम कंट्री में ही आप अगर जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, लाइक पॉलिटिकल एनालिसिस, इकोनॉमिकल एनालिसिस, मतलब मैक्रो लेवल पर एनालिसिस होते हैं, बड़े लेवल पर इसका एनालिसिस होता है। तो इसको ही पेस्टल एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। इसको फॉर्मली इसको क्या कहा जाता था? पेस्ट एनालिसिस। क्या कहा जाता था? पेस्ट एनालिसिस। और इसका फुल फॉर्म कुछ इस तरह से है: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर्स। बराबर है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ की पॉलिटिकल चीज़ें क्या है, वहाँ की पॉलिटिकल पॉलिसीज किस तरह से है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उस कंट्री की या उस शहर की, सोशल मतलब लाइक कि ऐसा ना हो कि आपने कंपनी वहाँ पे स्टार्ट कर दी और किसी कारण सोशल वजह के वजह से बहुत 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 टाइम आपने देखा होगा दिल्ली में अचानक से काइंड ऑफ ऐसा हो जाता है कि बंद हो जाता है पूरा, क्या कहते हैं उसको, भारत बंद हो जाता है। कभी कभी तो कोई भी पार्टी उठ जाती है और कहती है कि आज भारत बंद करेंगे ना। ऑल इस तरह की चीज़ें ना हो, सोशली वो जो कंट्री हो वो या शहर हो वो बहुत अच्छा हो, ठीक है। मतलब लाइक कि दंगे वंगे होने जैसे कोई चीज़ें ना हो वहाँ पे। टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड हो, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्डमेंट होनी चाहिए। ऑफकोर्स है, टेक्नोलॉजी अगर अच्छी होगी वहाँ पे तो अल्टीमेटली आपकी सर्विस बहुत बढ़िया पहुंचेगी, आपके कस्टमर तक पहुंचेगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट होगा। इन्वायरमेंटल इश्यूज ना हो, ठीक है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाए तुरंत से, इस तरह की चीज़ें। एंड लीगल फैक्टर्स, सो मेनी लीगल फैक्टर्स देयर, ठीक है। तो जो देखो पेस्टल एनालिसिस या पेस्टल एनालिसिस फॉर्मली नोन एज पेस्ट एनालिसिस इज अ फ्रेमवर्क और अ टूल यूज टू एनालाइज
एंड मॉनिटर मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये ध्यान में रखना है आपको, ये क्वेश्चन बनेगा कि ये माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर है या मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो ये क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ठीक है, तो देखो पेस्टल विश्लेषण या फिर पिस्टल विश्लेषण, जिसे पहले पेस्ट विश्लेषण कहा जाता था, एक ढांचा है या उपकरण है जिसका उपयोग मैक्रो पर्यावरणीय कारकों का विश्लेषण और निगरानी करने के लिए किया जाता है, जो किसी संगठन के प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, दिस टूल इज स्पेशली यूजफुल व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी न्यू बिजनेस, तो आपको सब कुछ सोचना पड़ता है कि किस तरह के फैक्टर्स होंगे जो हमारे बिजनेस को खराब करेंगे या हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। वो सारा सोच के इकट्ठा ही हम बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और एंटरिंग अ फॉरेन मार्केट, नया व्यवसाय शुरू करने या विदेशी बाजार में प्रवेश करते समय यह उपकरण विशेष रूप से उपयोगी होता है। पेस्टल इज an acronym that stands for political, economic, social, technological, environmental and legal factors। पेस्टल एक संक्षिप्त शब्द है जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, पर्यावरण और कानूनी कारकों के लिए खड़ा है। मार्केटिंग में एक्चुअली क्या होता है ना कि जब बिफोर एनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले या टैक्टिकल प्लान बनाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वहाँ की सिचुएशन किस तरह से है। आपने सब कुछ बहुत बढ़िया किया, आपने आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बना दिया, आपने उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी की, सब सही है, बट अगर वो सिचुएशन में नहीं बैठ रहा है या फिर उस जगह पे जहाँ पर आप बेचना चाहते हो, सपोज आप अगर यहाँ से अचार लेके जाके चाइना में बेचना चाहोगे या फिर साउथ कोरिया की किमची लेके आके, या फिर किमची, ठीक है, कोरिया की किमची लेकर आके यहाँ बेचना चाहोगे, पॉसिबल नहीं है कि यहाँ के लोग उसको ज़्यादा ये करें, मतलब लाइक कि प्रेफरेंस दे। हम लोग एज सच अचार को जितना ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे उतना किमची को नहीं देंगे, या फिर वो लोग जितना किमची को प्रेफरेंस देंगे उतना अचार को नहीं देंगे। किमची एक अचार टाइप ही होता है, आई थिंक गोभी का बनता है वो, और उनका अचार होता है, कोरियन लोगों का अचार होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती है, तो सिचुएशन भी एनालिसिस करना पड़ता है, कहाँ पे है, कैसे है, सब कुछ। ठीक है, तो देखो इन मार्केटिंग बिफोर एनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी और टैक्टिकल प्लान कैन बी इम्प्लीमेंटेड, इट इज़ फंडामेंटल टू कंडक्ट अ सिचुएशन एनालिसिस। पेस्टल परफॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दैट एंड शुड बी रिपीटेड एट अ रेगुलर स्टेजेस। 6 महीने, ठीक है, 6 महीने के गैप में जो है आपको पेस्टल सर्विसेज या पेस्टल एनालिसिस हमेशा करते रहना है। देखना है कि आपका बिजनेस किस तरह से चल रहा है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, जहाँ पर आपने आपका बिजनेस जो है सेटअप किया है वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, सोशल कंडीशन कैसी है। ठीक है, मुझे अच्छे से याद है, आई थिंक SBI का पेपर था 2020 या 2019 की बात है, बट बहुत सारे बच्चे जो है SBI के पेपर के लिए नहीं गए थे क्योंकि दंगे हो चुके थे दिल्ली साइड में या नोएडा साइड में, ऐसे कुछ हुआ था। और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेज आए थे कि मैम हम एग्जाम को नहीं जा पाए, हमको ऐसे लग रहा है ना, ऑल दैट। तो आई वाज वरीड अबाउट माई स्टूडेंट्स, बट क्या कर सकते हैं ना, ऐसी चीज़ें होती है। तो ये सोशल फैक्टर्स में चीज़ें आती है जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे कि लॉकडाउन भी आपके हाथ में नहीं है, आपका एग्जाम पोस्टपोन होना भी आपके हाथ में नहीं है। तो ये सोशल फैक्टर्स है, ये सब कुछ देख कर एनालिसिस करके जो है अल्टीमेटली इसके बारे में सोचा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये पेस्टल एनालिसिस के अंदर आता है और ये 6 महीने के गैप में किया जाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, टू आइडेंटिफाई चेंजेस इन द मैक्रो इन्वायरमेंट। मार्केटिंग में किसी भी प्रकार की रणनीति या सामाजिक योजना को लागू करने से पहले, आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, मेरे नेफ्यू फिर से चालू हो गए, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, आई एम सॉरी। ओके, अगर आ रहे हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो हम कहते हैं रणनीतिक या सामाजिक योजना को लागू करने से पहले स्थितिजन्य विश्लेषण करना मौलिक है। ठीक है, सिचुएशनल एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेस्टल उसी का हिस्सा है और मैक्रो वातावरण में परिवर्तनों की पहचान करने के लिए नियमित चरणों पे 6 मासिक न्यूनतम पर दोहराया जाना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो पेस्टल
एनालिसिस होता है वो कितने टाइम तक दोहराना चाहिए, या फिर उसका जो है 1 साल में कितने बार होता है, तो वो 2 बार होना चाहिए, ठीक है, 6-6 महीने के गैप पर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन दैट सक्सेसफुली मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द मैक्रो एनवायरनमेंट आर एबल टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन एंड क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो देखो आपने अगर मार्केट में अपनी पकड़ जमानी है तो ये सारे एनालिसिस अगर अच्छे से कर लिए तो मार्केट में जो है आपकी पकड़ बन जाएगी और आपके कॉम्पिटिटर जो है आपके पीछे छूट जाएंगे, इस तरह की बात होती है, ठीक है। मैक्रो पर्यावरण में परिवर्तनों की सफलतापूर्वक निगरानी और प्रतिक्रिया देने वाले संगठन प्रतिस्पर्धा से अलग होने और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाने में सक्षम है। अब हम ना कुछ टाइप की रिलेशनशिप देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ किस तरह के रिलेशनशिप होते हैं, इसको टाइप्स ऑफ बिजनेस में हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस, तो सबसे पहला है G2C। G2C क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ये किस तरह का रिलेशनशिप होता है कि गवर्नमेंट के जितने भी सर्विसेज है वो डायरेक्टली सिटीजन को पहुंचनी चाहिए, जैसे DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आपके अकाउंट में बहुत बार देखा होगा आपने, जो भी जनधन अकाउंट वगैरह है या फिर काइंड ऑफ आप या फिर कोई भी आवास योजना वगैरह, तो इस तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं DBT सर्विसेज के द्वारा। तो ये कौन सा रिलेशनशिप है? ये गवर्नमेंट टू सिटीजन रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है। बीच में कोई बिचौलिया है क्या? कोई बिचौलिया नहीं, कोई ब्रोकर नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये कौन सा बिजनेस टाइप है? G2C बिजनेस टाइप है, या फिर आप इसको कहेंगे रिलेशनशिप है कि पब्लिक और हमारा किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट्स ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटीजन्स। जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और सिटीजन की बात हो रही है। G2C सरकार से नागरिक, लोक प्रशासन और नागरिकों की संगठनाओं विषयों के बीच संबंध को जो है संदर्भित करता है। G2C बिजनेस इन्वॉल्व्स एवरीथिंग फ्रॉम ग्रांट्स एंड लोन्स एंड कॉपीज ऑफ प्रॉपर्टीज ट्रांजेक्शंस एंड क्रेडिट रिपोर्ट्स। तो देखो G2C के अगर एग्जांपल जानना चाहो जैसे कि लोन्स, सर्विसेज, ठीक है, पॉलिसीज वगैरह, और जो आपकी प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शंस वगैरह होते हैं, क्रेडिट रिपोर्ट्स वगैरह, तो ये सारे क्या है? G2C गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टू सिटीजन रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं ऐसे फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है और जल्दी जल्दी खत्म करना है मुझे, ठीक है। आप जो है आपकी स्पीड कम करके देख सकते हैं, वो 0.75 पे कर सकते हो आप, ठीक है। B2B, अब B2B क्या है? ये बिजनेस टू बिजनेस है, मतलब दो बिजनेस के बीच में रिलेशनशिप है। मे भी हो सकता है मैन्युफैक्चरर वो भी खुद बिजनेस करना चाह रहा है, तो मैन्युफैक्चरर का होलसेलर के साथ रिलेशनशिप, या फिर होलसेलर का रिटेलर के साथ रिलेशनशिप, या फिर मैन्युफैक्चरर का रिटेलर के साथ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों भी जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं, उनका सिर्फ मोटो है बिजनेस करना। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया? B2B रिलेशनशिप, मतलब बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप। तो आपको ना ऐसे दे देगा B2B रिलेशनशिप, इसका फुल फॉर्म बताओ, तो ये है बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है। is called B2B is a form of transaction between businesses such as one is involving in a manufacturing and wholesaler और wholesaler and retailer। जैसा कि मैंने आपको जस्ट कहा कि दोनों भी जो है फुल्ली सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं, और ये जो रिलेशनशिप है ये B2B रिलेशनशिप है। बिजनेस टू बिजनेस refers to the business that is conducted between companies rather than between a company and individual customer, ठीक है। अगर इंडिविजुअल कस्टमर होगा तो क्या होगा? फिर वो बिजनेस टू कस्टमर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एक साथ जो है क्या कहते हैं उसको, बिजनेस कर रही है, तो इसको क्या कहेंगे? बिजनेस टू बिजनेस। और दूसरा जो होता है देखो बिजनेस टू कस्टमर। अब बिजनेस टू कस्टमर में क्या होता है कि अल्टीमेटली सर्विस जो है इंडिविजुअल कस्टमर को दी जाती है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अब जैसे इंस्टामोजो हम उनका सर्विस लेते हैं तो वो अल्टीमेटली हमको सिंगल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग अलग सबका सर्विस प्रोवाइड करने का उनका एक तरीका होता है। अगर आपने उनका प्लान परचेज किया तो अलग सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, प्लान परचेज नहीं किया फ्री वाला ही है, क्रेडिट कार्ड देंगे वो, इस तरह के, मतलब क्रेडिट कार्ड नहीं सॉरी क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं उनके। तो ये क्या है कि इंस्टामोजो एक
पूरा बिजनेस है और हम उनके कस्टमर है। हमारे जैसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लोग उनके कस्टमर है और वो हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ? बिजनेस टू कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर कहोगे या कस्टमर कहोगे। तो B2C इज एक्रोनॉम फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर। द B2C बिजनेस इज वन दैट सेल्स प्रोडक्ट और सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, ठीक है। यहाँ पे बीच में कोई है क्या, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ हम है और इंस्टामोजो है। तो ये डायरेक्ट जो है रिलेशनशिप है बिजनेस टू कंज्यूमर के बीच में। नेक्स्ट है C2B। अब C2B क्या है? कंज्यूमर टू बिजनेस। अब कंज्यूमर टू बिजनेस आप बोलोगे मैम कंज्यूमर टू बिजनेस कैसा रिलेशनशिप है, हम तो डायरेक्ट उनकी सर्विस लेते हैं, हम तो कभी उनको कुछ देते नहीं है। ये गलत बात है। आपने देखना है कि आप जो है कभी कुछ रेफरल अगर कर देते हो, आपने कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड किया और उसका रेफरल अगर आपके फ्रेंड को दिया और आपका फ्रेंड ने उसी लिंक से अगर डाउनलोड किया तो आपको ना कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं कभी कभी किसी ऐप्स में, ठीक है, या फिर कभी कभी आपको पैसे मिल जाते हैं। अमेजोन में तो जब आप आपका UPI अमेजोन के साथ लिंक करते हो तो कुछ आई थिंक कुछ रुपीज़ जो है वो लिंक अमेजोन मनी में, अमेजोन पे में जो है ऐड ऑन हो जाते हैं। तो ये किस तरह का रिलेशनशिप होता है? ये कंज्यूमर जो है बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, वो उस बिजनेस के बारे में लोगों को बता रहा है। रेफरल कोड्स वगैरह होते हैं, हम जैसे रेफरल कोड आपको देते हैं। तो ये क्या है? हमारा जो है हम उनके कंज्यूमर है और उस बिजनेस को हम बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो अब रेफरल कोड की बात ही हो गई है तो प्लीज़ यूज़ माई कोड CTMV7N फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन टेस्टबुक.com। ओके, आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। अगर नहीं तो प्लीज़ सब्जेक्ट टेस्ट देना शुरू कर दीजिए और जुलाई मंथ में फुल लेंथ जो है टेस्ट देना शुरू कर देना। ओके, तो देखो C2B क्या है? C2B स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर टू बिजनेस एंड इज यूज टू डिस्क्राइब अ बिजनेस मॉडल वेयर कंज्यूमर डिलीवर वैल्यू टू बिजनेस रादर देन वाइस वर्सा एज इन B2C। अब B2C में क्या हुआ था कि बिजनेस जो है वो कंज्यूमर को डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, बट यहाँ पे उल्टा है कि कंज्यूमर ही जो है एक तरह से उस बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, एक तरह से उस बिजनेस को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। बता रहा है कि ये जो, अब जैसे देखो मैंने इंस्टामोजो की बात इतनी बार कर दी तो मैंने अल्टीमेटली इंस्टामोजो की माउथ पब्लिसिटी कर दी है। और आप लोग जो है लाइफ में कभी भी अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहोगे और थर्ड पार्टी की हेल्प अगर लेना चाहोगे तो आप इंस्टामोजो के बारे में एक बार सोचोगे ही सोचोगे। तो इस तरह की बातें होती है वो, ठीक है। तो C2B स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर टू बिजनेस। एग्जाम्पल अगर देखें आप कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल का तो रेफरल प्रोग्राम, पे टेस्टिमोनियल, डेटा शेयरिंग, इस तरह की चीज़ें होती है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो ब्यूटी ब्लॉगर्स होते हैं, ठीक है, जो ब्यूटी अगर गर्ल्स वो लोग जान पाएंगे ये बात कि हमारा जब हम कोई भी एक तरह से जब देखते हैं किसी का भी हम ब्यूटी चैनल वगैरह ओपन करते हैं तो वो लोग जो है हमको एक काइंड ऑफ उनका भी रेफरल कोड देते हैं और वो प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट के बारे में जब बताते हैं तो उनको एक्चुअली उस प्रोडक्ट की तरफ से, उस कंपनी की तरफ से उनको पहले पैसे दिए जाते हैं कि मैम हमारे प्रोडक्ट के बारे में ऐसे बात कीजिए एंड ऑल, या फिर उनको प्रोडक्ट फ्री में दिए जाते हैं। तो ये इस तरह का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, आपने समझ लेना है, ठीक है। तो आपने ये समझ लेना है। तो ये जो थे बिजनेस टाइप्स थे, ये इतने इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है और ये क्वेश्चन बनेंगे 100% बनेंगे। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि प्लीज़ जो आप लोग क्या करना है ना, टेक्स्ट बुक पे टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो जहाँ पर भी आपको अफोर्डेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली इसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, कोई भी प्लेटफॉर्म की आपने परचेस कर लेना है टेस्ट सीरीज, बस वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, आपके ज़्यादा पैसे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। प्राइसिंग मॉडल, अब मूल्य निर्धारण मॉडल, हमने इसके बारे में पहले से ही बात कर रखी है जब मैंने आपको प्रोडक्ट मिक्स पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें 4 Ps वगैरह सब कुछ पढ़ा रखा था। तो प्राइसिंग मॉडल क्या होता है कि भाई किसी भी प्रोडक्ट का जब आप प्राइस डिसाइड करते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको दिमाग में रखने होते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर होता है परफॉर्मेंस, कि उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस किस तरह से है, उस हिसाब से उसका जो है मूल्य निर्धारण किया जाएगा, ठीक है, प्रदर्शन मूल्य निर्धारण। तो परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइसिंग इज अ सिनेरियो इन विच द सेलर इज पेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो भी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है
उसको उसी हिसाब से पैसा दिया जाएगा जिस हिसाब से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो 5 स्टार सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो 5 स्टार मनी, अगर वो 1 स्टार सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो 1 स्टार मनी। इस तरह की बातें होती है, ठीक है। प्रदर्शन आधारित मूल्य निर्धारण एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें विक्रेता को उसके सामान और सेवाओं के प्रदर्शन के आधार पर भुगतान किया जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। In the advertising industry, agencies are paid commission for referring to desired actions that our visitors needs to fulfill. विज्ञापन के क्षेत्र में क्या होता है कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती है उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको पे किया जाता है कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विस है, इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कीजिए, इनको बताइए कि हमारी जो सर्विस है वो परफॉर्म करने में बेहतरीन है, और इस हिसाब से अगर वो ऐसे कुछ करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे दिमाग पे वो असर होगा और हम वो जो है वो सर्विस ले लेंगे। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि जब हम वो सर्विस वगैरह ले लेते हैं, उसका परफॉर्मेंस अगर बढ़िया रहा तो हम उनके साथ जुड़े रहेंगे, अदरवाइज हम उनको जो है लिस्ट से निकाल देंगे और किसी और सर्विस के लिए चले जाएंगे। इस तरह की चीजें होती है, ठीक है। आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल। अब आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल का मतलब क्या है कि परिणाम आधारित मूल्य निर्धारण मॉडल। अब जैसे मैंने जस्ट आपको कहा कि देखो, द आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल क्या होता है कि जब प्राइस जो है प्रोडक्ट का या फिर किसी भी सर्विस का, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरह से जो है उसका आउटकम आ रहा है, किस तरह से उसका आउटपुट हो रहा है, ठीक है, परिणाम किस तरह से है। तो द आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल इज व्हेन प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट आर बेस्ड ऑन द परसीव वैल्यू एंड नॉट द कॉस्ट, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड होता है। कभी कभी आपने देखना है कि शेयर्स के प्राइस, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपने देखना है कि शेयर के प्राइस जो है वो अचानक से बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि उस कंपनी का जो आउटकम है या फिर आप कहोगे कि उसका परिणाम जो है, ठीक है, वो बहुत बेहतरीन होता है और उसी हिसाब से उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसका परिणाम या आउटपुट सही से नहीं जा रहा है, वो सही से मार्केट में काम नहीं कर रही, तो उसके प्राइस क्या होंगे, घट जाएंगे इन द सेंस कि फिर लोग क्या करेंगे, उस शेयर्स को बेचना शुरू कर देंगे, और जैसे ही बेचना शुरू कर देते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि उसका प्राइस और घटते जाता है, ठीक है। इस तरह की चीजें होती है। द आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल इज व्हेन द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट आर बेस्ड ऑन द परसीव वैल्यू, ठीक है, कि किसके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई उत्पाद की कीमतें कथित मूल्य पर आधारित होती है, कथित मूल्य पर आधारित होती है, ना कि लागत मूल्य पर, कि उसका प्राइस कितना है। आप सपोज कोई प्रोडक्ट मैंने परचेस किया, उसका लागत मूल्य 100 ही है, बट उन्हें उसने जो परफॉर्म किया, ठीक है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है, तो उसका प्राइस जो कंसिडर किया जाएगा या फिर मार्केट में उसका प्राइस क्या रखा जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 500 600, इस तरह से उसका 5 गुना 6 गुना। क्यों? क्योंकि उसका परफॉर्मेंस, उसका जो आउटकम है वो बेहतरीन है, ठीक है। It is the responsibility of a business to understand where the customer are seeing the value in their products and adjust the pricing to align with that value, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट बेच रहा है, कि देखे भाई कि अगला जो बंदा हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है, हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई है या नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो फिर इसका प्राइस बढ़ा दो, नहीं कर रहा है तो इसका प्राइस कम कर दो, अगर अच्छे से काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया, कांस्टेंट रखो, इस तरह की चीजें, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मॉडल। अब इसमें क्या होता है कि आपका लागत मूल्य 100 रुपीज़ है, तो उसके ऊपर प्लस आपका प्रॉफिट वगैरह ऐड ऑन किया जाएगा और फिर उसका जो है प्राइस रखा जाएगा, मार्केट प्राइस रखा जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ऑल्सो नोन एज अ मार्कअप प्राइसिंग। जैसे कि मैंने कहा आपको कि जो मार्केट प्राइस रखा जाता है तो वो एक्स्ट्रा रखा जाता है, थोड़ा सा, जितना भी आपको पैसा लग रहा है उससे एक्स्ट्रा तो रखा ही जाता है। किसको अपना घर बर्बाद करना है, सबको अपना घर चलाना है, ठीक है, इस तरह की बातें होती है। इन्वॉल्व्स एडिंग अ मार्कअप टू the cost of goods and services to arrive at the selling prices। अल्टीमेटली ये तो आपको सिंपल सा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। द मार्कअप परसेंटेज कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द कंपनीज टारगेट रेट टू रिटर्न। अब टारगेट रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? देखो, रेट ऑफ रिटर्न माने कि आपको जितना भी पैसा लगा है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ रिटर्न रखा जाता है। हर सर्विस में ऐसा रखा जाता है, ठीक है। हर जगह आप देखोगे लागत मूल्य से ज़्यादा उसका मार्कअप जो भी उसका मार्केट प्राइस रखा जाएगा, MRP जो कहते हैं, MRP रखा जाएगा, और MRP इस तरह से रखा जाएगा कि आपका रेट ऑफ रिटर्न उतना आना ही चाहिए। जो 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है और मेरा रेट ऑफ रिटर्न मैंने कंसिडर किया 20%, तो 20% मतलब कितना कि 120 रुपीज़ में वो प्रोडक्ट जो है आपको मिलेगा, इस तरह की चीज़ें, ठीक है।
कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मॉडल। तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मॉडल में क्या होता है कि दो लोग या दो कंपनियां एक ही तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, एक ही तरह का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि कंपटीशन बन जाता है। कंपटीशन बन जाता है, जो सस्ता होगा उसकी तरफ जो है कस्टमर चले जाएंगे। ये काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट की तरह भी आप कह सकते हो। हमने इसके बारे में देखा है विकल्प निर्धारित, ठीक है। तो ये क्या है, ये है प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण मॉडल। तो ये एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मॉडल है, इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वेयर प्रोडक्ट्स प्राइस इज सेट इन अ लाइन विद अ कॉम्पिटिटर प्राइस। अगर कॉम्पिटिटर ने 100 रुपीज़ प्राइस रखा है तो आप उसी प्रोडक्ट का 99 रुपीज़ रखोगे। 99 रुपीज़ मतलब 1 रुपया कम, 1 रुपया कम मतलब 2 डिजिट में, 2 डिजिट में मतलब फिर लोग क्या करेंगे, ये तो 2 डिजिट है, लेकिन वो जो 999, 999 का पावर होता है वो बहुत बढ़िया पावर होता है, तो वो उस हिसाब से फिर लोग क्या करेंगे, उसकी तरफ झुकाव देंगे। तो ये जो प्राइसिंग का मॉडल होता है ये कंपटीशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। Competitive pricing is generally used once a price for a product or a services has reached a level of equilibrium। ये एक तरह से ना इक्विलिब्रियम, मैंने जैसे कहा कि दोनों का भी समान होना चाहिए। दो भी कॉम्पिटिटर का, सपोज कॉम्पिटिटर ए है, कॉम्पिटिटर बी है, उन दोनों की सर्विस जो है सेम होनी चाहिए, सारा सब कुछ सेम होना चाहिए। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है तब प्राइसिंग का जो है एक क्या कहते हैं उसको निर्धारण किया जाता है, ठीक है। प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण मॉडल। प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब किसी उत्पाद या सेवा की कीमत संतुलन के स्तर पर पहुंच जाती है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्या है, ओके इतना ही था। और भी अगर कुछ टॉपिक बचे होंगे तो मिसलेनियस टॉपिक 2 में कल मैं उसको पूरा कंप्लीट कर दूंगी। कल हमारा मार्केटिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन सा सब्जेक्ट अब स्टार्ट करना है, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग तो हम स्टार्ट ही करेंगे, उसी के साथ साथ कौन सा एक्स्ट्रा स्टार्ट करना है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और आप लोगों ने टेस्ट सीरीज देना ज़रूरी है, ओके। Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel, share this video, like this video, and please keep revising. Thank you.